नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन अन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी सीरीज। इसमें हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें दोस्तों 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। ये अंतिम क्लास है क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने इसको एक लंबी सीरीज में इसको किया। क्योंकि हम देखेंगे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा चैप्टर क्या है आपके बड़े-बड़े होते चले जाएँगे। और हमारी कोशिश यही है कि भई हम बहुत जल्दीबाजी में ना करें, अच्छे से जो एनसीईआरटी का मकसद है वो पूरा करें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लासेस हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं प्लस क्लास में हमारी क्लास होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें डिटेल होती हैं। जैसे मैंने कहा, चुनाव को मैं खुद यहाँ पे मैंने करीब 1.5 घंटे में उसको डिस्कस किया। वहाँ हम क्लास के अंदर 7 से 8 घंटे क्लासेस होती हैं। लेकिन इन क्लासेस को करने के बाद वो क्लास करना आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो आइए बात करें कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। अब बात ये है इसी चैप्टर के अंदर कि जो भारत में चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शंस जो हो रहे हैं, इनको हम कैसे कह सकते हैं कि ये बेटर डेमोक्रेटिक सिस्टम से हो रहे हैं या ये लोकतांत्रिक हैं। क्योंकि मैंने कहा कई देश ऐसे हैं जहाँ पे चुनाव होते हैं लेकिन गैर लोकतांत्रिक भी होते हैं। और कुछ लोग देश कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, हम चुनाव भी कराते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कराते हैं। तो हम भारत की बात करें कि क्या भारत में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय चुनाव जो है वो एक डेमोक्रेटिक चुनाव है। आइए उसकी बात करें। हम चुनाव में कुछ गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं, अक्सर अखबार में आएगा। कई बार आप सुनेंगे कि कोई व्यक्ति है 2 बार वोट डाल गया, कई बार होगा कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की बातें, चुनाव की चर्चा, डिस्कशंस होते रहते हैं। तो हम चुनाव की गड़बड़ियों धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार, टीवी चैनलों में, खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा होती है। जैसे मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने, असली नामों को गायब करने की बात सुनने में आपको आ जाएगी। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की बात आ जाएगी कि जो रूलिंग पार्टी से इंदिरा गांधी जी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने प्रशासनिक मशीनरीज का पूरा मिसयूज किया था। ये एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाएगा। फिर हम देखें अमीर उम्मीदवार और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की एक खबर आती है कि भाई जो पैसे वाले लोग हैं या जो पैसे वाली पार्टियां हैं, वो धन का ज़्यादा मिसयूज करते हैं, धन का ज़्यादा यूज करके क्या चुनाव जीत जाते हैं। ये हमको सुनने में आती है। मतदान के दिन चुनावी धांधलियां, मतदाताओं को डराना है, फर्जी मतदान करना, जैसे मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति 2 वोट डालकर आ गया। इस प्रकार की खबरें आ जाती हैं। लेकिन इनमें से अनेक खबरें सही भी होती हैं, पर ऐसी खबरों को पढ़ने, टीवी देखते हुए वो दुख जरूर होता है। पर सौभाग्य की बात यह है कि गड़बड़ियां बड़े पैमाने पर नहीं होती, कि बहुत बड़े लेवल पे नहीं होती। यानी कि पहले होता था कभी, जब आप देखें तो बैलेट पेपर में क्या होता था कि पूरा बूथ को कैप्चर कर लिया, या वो जो पूरा बूथ में जो मत पेटी उसमें आग लगा दी, इंक डाल दी। अब इन चीज़ों, जब हम ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो इन सब चीज़ों की खबरें कम आने लगी हैं, क्योंकि इसमें गड़बड़ी की गुंजाइशें कम होती हैं। और आपने सुना भी, वो पूरा विवाद भी हुआ ईवीएम को लेकर। चुनाव आयोग ने कहा भी, आओ भाई चैलेंज देता हूँ, जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को लगता हो आओ चेक करो, तो फिर कोई गया भी नहीं था। तो ये बातें आपको सुना होगा। चलिए, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक-एक करके सवाल उठाएँ, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सारे चुनाव जीतकर आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। कि यानी कि देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव में अगर वाक़ई में आप गड़बड़ी की बात करते हैं, तो क्या कोई पार्टी ऐसी है जिसको जन समर्थन बिल्कुल ना हो? या जन समर्थन कम हो और वो चुनाव जीत के चुनावी धांधलियों के माध्यम से आ जाए, क्या ऐसा हमारे यहाँ पे पॉसिबल है? अब इसका एक इंटरेस्टिंग हालिया उदाहरण आप देखिए। अभी पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान है, इमरान खान ने इस बात को कहा कि जिस प्रकार भारत में चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं और ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे ही चुनाव होंगे, तो यहाँ भी क्या कि निष्पक्ष चुनाव होंगे। तो इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण तो आपके सामने है, चुनाव आयोग के बारे में, यानी कि ईवीएम के बारे में, या भारतीय चुनाव प्रणाली के बारे में पड़ोसी देश के पूर्व पीएम का ऐसा कहना। लेकिन चलिए हम देखते हैं। पहले तो बात, स्वतंत्र चुनाव आयोग हमारे यहाँ पर है, एक इंडिपेंडेंट हमारी क्या इलेक्शन बॉडी है। आप जानते हैं पूरा जो आयोग हमारा है, आर्टिकल 324 से है, और एक स्वतंत्र यानी कि संवैधानिक, देखिए संवैधानिक आयोग है। और संवैधानिक आयोग उन्हें कहा जाता है दोस्तों जिनका जिक्र कहाँ पर होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है, संविधान के अंदर होता है।
और हम देखते हैं संविधान के कौन से आर्टिकल में चुनाव आयोग है। अगर हम संविधान के अंदर आर्टिकल देखते हैं तो आर्टिकल 324 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? भारत का चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324। और बच्चों ध्यान रखना, जैसे ही कोई भी बेटा बात करें, जो भी अगर आर्टिकल से निकल रही है कोई भी संस्था, संविधान से निकल रही है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसको बहुत सारी क्या मिलेंगी? फ्रीडम मिलेगी, बहुत सारे अधिकार मिलेंगे, बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी। एक तो ये बात क्लियर हो जाती है। अब देखिएगा, तो चुनाव निष्पक्ष हुए या नहीं, यह जाँचने का सरल तरीका है कि देखना उसका संचालन कौन करता है। बिल्कुल सही बात है। कि भई अगर आपका संचालन करने वाला जो भी आपकी बॉडी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर इंडिपेंडेंट हैं, फ्रीली काम कर रहे हैं, तो ये जाँचने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि वो कौन चुनाव करा रहा है, उसको आप देख लीजिए। एक कहावत कही जाती है गाँव में कि बंदर बाँटे रेवड़ी और अपने-अपनों को दे, वो वाली बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग करवा रहा है। चलिए, तो सरल तरीका, क्या चुनाव या फिर सरकार या शासक पार्टी पर उसको दबाव और प्रभावी बनाती है? दूसरा प्रश्न ये कि जो चुनाव कराने वाला है, उस चुनाव पर सरकार या शासक जो भी है, क्या वो उस पे दबाव बना सकता है, प्रेशर बना सकता है? ये एक प्रश्न है। क्या उसके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ हैं या नहीं है? ये हम देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि उसके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है या नहीं है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? जो शक्तियाँ हैं भी, क्या उन शक्तियों का वो इंडिपेंडेंटली प्रयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते? ये कुछ प्रश्न हैं चुनाव आयोग से संबंधित। तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर अगले पैराग्राफ में देने का प्रयास इस बुक के अंदर किया गया है। हमारे देश में इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है, पॉजिटिव है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुल ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। बहुल ताकतवर का मतलब ये हुआ कि एक तो हमारे यहाँ निर्वाचन आयुक्त होता है, यानी कि सीईसी होता है, और सीसी के अलावा 2 आपके क्या होते हैं? ईसीबी होते हैं। ये आपका बहुल हो गया, यानी कि एक सिंगल पर्सन के पास नहीं है, 3 पर्सन आपका चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी लेते हैं, चुनाव की ज़िम्मेदारी लेते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। आप जानते होंगे जो चुनाव आयोग है, इसको हमारी जुडिशरी जिस प्रकार से पावर रखती है, भई अगर हम ये कहते हैं निर्वाचन आयोग में गड़बड़ी है, तो फिर तो आपका जुडिशरी में भी गड़बड़ी है। क्योंकि पावर क्या सेम है, जो जुडिशरी को पावर्स है, वही आपका निर्वाचन आयोग को पावर्स है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। नियुक्ति प्रेसिडेंट तो करेंगे लेकिन जब प्रेसिडेंट नियुक्त कर देंगे तो उसके बाद वह व्यक्ति राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना लगभग असंभव है। असंभव है, क्योंकि हटाने की प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें सभी पार्टियों का आपको समर्थन चाहिए, तब जाके आप मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया नहीं है, आसान प्रक्रिया नहीं है, तो इसलिए हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। दुनिया में शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त हैं। हम दुनिया के किसी भी चुनाव आयोग को देखें, जितनी ताकत हमारे चुनाव आयोग को मिली है, शायद ही दुनिया का, मतलब मुझे भी जो अमेरिका का आप देख लो, किसी भी सिस्टम देख लो, इतनी ताकत किसी को नहीं। और देखो सिंपल सी बात है, जब आपको ये कह दिया कि जुडिशरी के समान ताकत है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और तीनों ही इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। हमारी जुडिशरी की जो ताकत है आप समझ सकते हैं। चुनाव से एक एक टाइम पहले, मतलब एकदम एट टाइम पहले क्या चुनाव आयोग क्या निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कि ये असंवैधानिक है। कितनी ताकतवर जुडिशरी की है। तो जब उसके समान शक्ति है तो चुनाव भी क्लियर हो जाता है। तो आइए देखिए कौन-कौन से अधिकार हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। जब आपकी अधिसूचना जारी होगी तो ये भी चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा, और चुनाव की पूरी प्रक्रिया जितनी भी है, नामांकन की हो, उम्मीदवार की हो, कौन होगा, कौन नहीं होगा, चुनाव निष्पक्ष हो रहे नहीं हो रहे, जब तक आपका डिक्लेयर न कर दिया जाए कि ये उम्मीदवार जीता है, तब तक पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। यह आदर्श आचार संहिता, जो चुनाव संहिता है, उसको आपको क्या कहता है, इम्प्लीमेंट कराता है। यानी कि जो आपका इसी, यानी चुनाव आयोग जो है आपका क्या करता है, मोरल सिविल कोड जो हम देखते हैं वो आपका क्या करता है, लागू करवाता है। मोरल 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 आपका इलेक्शन जो कोड है वो आपका लागू कराता है।
और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार को पार्टी को सजा भी देता है। कई बार हुआ भी है कि आपको 1 दिन का चुनाव प्रचार नहीं करना, आपको 3 दिन तक चुनाव प्रचार नहीं करना, इस प्रकार की सजा आपने सुनी हुई हो। कई बार नेताओं को हर बार होती है, कई-कई नेताओं को इस प्रकार का होता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। चुनाव आयोग को ये ताकत है, सरकार जो भी है उसको कि आपको इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है, ये अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। कितनी बड़ी ताकत है। चुनाव जीतने के लिए चुनाव को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना और अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। मतलब चुनाव आयोग को ये देखे कि अगर प्रशासनिक मशीनरी में लगे कि ये अधिकारी गड़बड़ कर सकता है या इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो क्या कर सकता है, तबादला भी कर सकता है अधिकारियों का, उनसे हाथ से अधिकार भी ले सकता है कि आप चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो पूरा नियंत्रण अधिकारियों को पकड़ता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में होकर निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करते हैं। यानी कि उस समय जैसे मान लो डीएम है, तो डीएम उस समय क्या होगा, सरकार के अधीनस्थ नहीं है, फिर वो चुनाव आयोग के अधीनस्थ है। एसडीएम जो भी अधिकारी जो लगेंगे चुनाव प्रक्रिया में, वो सब चुनाव आयोग के अधीनस्थ हो जाते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया और साथ ही अपने शक्तियों में विस्तार भी किया है। देखिए चुनाव आयोग ने अपनी शक्ति का प्रयोग भी अच्छे से किया है और उसका शक्ति का विस्तार भी किया है। अब ये आम बात होगी कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अक्सर आपको सुनता होगा चुनाव आयोग क्या करता है, फटकार भी लगाता है, डांटता भी है कि भाई आपने ऐसे कैसे किया, आप नहीं कर सकते थे, ये सब करता है। अगर चुनाव अधिकारी को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर पूरे चुनाव क्षेत्र में जो मतदान हुए हैं, वोटिंग हुए हैं, उनमें गड़बड़ी हुई है, तो वो चुनाव को रद्द भी करवा सकता है। ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो फिर से मतदान का आदेश देते हैं कि आप दोबारा से वहाँ पे क्या कराइए, वोटिंग कराइए, ये आदेश वो दे सकते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज में परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अब जो शासक हैं, यानी कि जो रूलिंग है, मतलब सरकार है, उनको दिक्कत भी होती है, चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लगा देगा और बहुत सारे नियम, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है काम करने में। खर्चों की सीमा होती है, सवा तमाम तरह की सीमाएँ होती हैं। आप कई बार ये भी देखेंगे आदर्श आचार संहिता लगी होती है, चुनाव प्रचार जैसे आपका बंद हो गया, अगर कोई रैली हो रही हो तो इसको वहीं रोक दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा जब डीएम जाकर, कई बार नेताओं के बारे में ऐसे भी आई हैं बातें कि जाकर रैली को रुकवा दिया गया क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका था, कि अब रैली नहीं होगी। ये सब चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली ना होता, तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता, ये बात इसके अंदर बोली गई है। अब देखिए, कहाँ पहुँचे, क्या समझे? अब देखिए चुनाव आयोग की 14वीं लोकसभा गठन की अधिसूचना जारी की है। ये बिहार के बारे में बताया गया कि इस प्रकार से एक चुनाव का उन्होंने देने का प्रयास किया। चुनाव में दोस्तों लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन कि हमारे यहाँ चुनाव में लोग कितने भागीदार होते हैं। हम अगर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों का उदाहरण लें, एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का उदाहरण लें, तो उनसे अच्छा प्रदर्शन हमारे यहाँ पर है। उनके यहाँ पर क्या लगातार क्या हो रही है, लोगों की भागीदारी कम हो रही है। जबकि भारत में क्या है, थोड़ा बहुत कभी, लेकिन लगातार बढ़ ही रही है, लगातार हमारे यहाँ इंक्रीज़ ही हो रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया गुणवत्ता को जाँचने का एक और भी तरीका है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं होगी, तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। सही बात है। नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्र में आप पढ़िए, भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी निष्कर्ष निकालिए। देखिए ये आप देखेंगे, तो देखिए इसमें देखिए भारत का दोस्तों दिखाया हुआ है और साथ में फिर आपका ब्रिटेन का दिखाया हुआ है। अब देखिए भारत की अगर हम बात करते हैं, 91 से लेके 2015 तक का दिखाया हुआ है। देखिए लगातार या तो स्थिर सा आपको दिखेगा या फिर आपको इंक्रीज़ होगा, थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हुआ, लेकिन फिर ये लगातार बढ़ ही रहा है, यानी कि आपके यहाँ पे बढ़ ही रहा है। जबकि आप ब्रिटेन वगैरह देखिए 78 से कहाँ पर आए, 59 फिर 66, यानी कि वहाँ डिक्रीज़ हो रहे हैं ब्रिटेन में, हमारे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत में चुनाव में लोगों की आस्था है, लोग विश्वास करते हैं कि चुनाव जो प्रक्रिया है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, सही तरीके से हो रही है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना, हम मतदान करना आपको, हाँ, ये हमने बता ही दिया। देखिए भारत में या तो स्थिर रहा है या फिर आपका ऊपर गया है। ये एक हमारे यहाँ पर हमने डाटा देख भी लिया। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं, ये बात फैक्ट है। हमारे यहाँ जैसे अमीर हैं, सर्विस टाइप के जो लोग होते हैं, वो क्या चुनाव का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो वो पार्टी बनाने चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। दिल्ली में तो अक्सर ये होता है कि दिल्ली के लोग बाहर घूमने चले जाते हैं। 2-3 दिन हो गए, मान लो सैटरडे को चुनाव हो गया या फ्राइडे को चुनाव हो गया, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, 3 दिन की छुट्टी। तो हमने देखा कि जो गरीब हैं, निरक्षर हैं, कमज़ोर लोग हैं, ज़्यादा संख्या में क्या करते हैं, वोट में भाग लेते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और
हिस्पैनिक लोग अमीर श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। अगर वहां पे देखें अमेरिका वगैरह में, तो वहां पर इनके उल्टा है, वहां पे वो कम भाग लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में सब लोग भाग लेते हैं। अब देखिए भारत और अमेरिका के विभिन्न सामाजिक समूहों के मतदान प्रतिशत की तुलना। ये जो आप भारत का देखिए, ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अमेरिका में अब देखिए गोरों का प्रतिशत 60% है, आप एस्वेद का देखेंगे 56 है, और हिस्पैनिक का आप देखेंगे 28% है। हमारे यहाँ पर देखिए 56 से लेके 61 तक हमारे यहाँ क्या है कि आपको देखने को मिलेगा बढ़ रहा है। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए राजनीतिक दलों पर अनुकूल नीति और कार्यक्रम के दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन तरीके में उनका वोट का महत्व है। तो जो आम पब्लिक है वो चुनाव के माध्यम से कि मतदाता देगा चोट की, वो वोट की चोट देगा। तो आपने कई बार नारे भी सुने होंगे कई बार कि जेल का जवाब वोट से, ऐसे नारे भी हमारे यहाँ पे होता है। वो बात अलग है कि जेल का जवाब लोग वोट से देते नहीं है, उनको सीट नहीं मिली, वो बात अलग है। लेकिन वोट की हमारे यहाँ पे बड़ी शक्ति मानी जाती है, और आम जनता समझती है कि अगर सरकार काम अच्छे से नहीं कर रही है तो हमारे पास वोट की ताकत है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम वोट के माध्यम से, और जहां पर चुनाव में लोगों की इतनी आस्था हो, वोट के माध्यम से सरकार बदलने की बात करते हो, वो कभी बांग्लादेश बन नहीं सकता, वहां कभी अफगानिस्तान जैसे हालात नहीं हो सकते, वहां कभी श्रीलंका जैसे हालात नहीं हो सकते, क्योंकि स्वतंत्र निष्पक्ष अगर चुनाव होते रहेंगे तो ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 2004 में एक एजेंसी है, राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 में, उन्होंने कहा कि देखिए फर्क पड़ता है। 67% लोगों ने कहा फर्क पड़ता है, और ये 18% लोगों ने कहा नहीं पड़ता है, और 15% के अपने को तो पता नहीं। ठीक है ना, अपने को जानकारी नहीं। ये एक डाटा ऐसी आप देख सकते हैं। अब देखिए नंबर 4 पॉइंट, साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में एक तिहाई से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह से भागीदारी दी। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद किसी न किसी दल को उसके नजदीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि आप जान रहे होंगे आजकल तो बीजेपी ने एक सदस्यता अभियान चला रखा है। तो ऐसे ही यानी कि अगर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो वोट डालने जाएगा जाएगा ही जाएगा। और हम देखें तो आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग डाटा है कि एक तिहाई से ज्यादा मतदाता चुनाव अभियान गतिविधियों में किसी न किसी तरह भागीदारी ली, और आधे से ज्यादा लोगों ने किसी न किसी दल के नजदीक बताया। आधे लोग कैसे हैं भारत के, यानी कि दूसरा बंदा कैसा है कि मैं इस विचारधारा को पसंद करता हूँ, मैं इस विचारधारा को पसंद करता हूँ। एक तिहाई लोग किसी न किसी तरह इस चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ते हैं, चाहे वो टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हों, चुनाव के और अन्य प्रकार रैलियों में हिस्सा लेते हों, तमाम तरह की चीज़ों से जुड़ते हैं। ये चीज़ भारत में बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए गति में भाग लेने में प्रतिशत हम देखें, तो अब देखें 96 में 8% था, फिर 13%, 99 2004 में हम देखें तो 32% हुआ, यानी कि एक तिहाई लोग भारत के जो है चुनाव की प्रक्रिया में, जैसे होगा ना चुनाव की प्रक्रिया बहुत सारी है। आपका रैली में पार्टिसिपेट करना, आप जैसे देखते हैं ना रोड शो होते हैं, या लोग स्कूटर पे बाइकों पे रैलियां निकालते हैं, उनसे जुड़ना, वो सब इसमें आपका आ जाता है। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, भारत में इस बात को देखें, चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने होने का आखिरी प्रमाण ये है कि अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। भाई अगर चुनाव आपके यहाँ निष्पक्ष ना हो तो रूलिंग जो पार्टी कभी चुनाव हारी ही नहीं, हमेशा रूलिंग पार्टी पावर में रहेगी। जैसे आप देखेंगे असद को देखेंगे सीरिया में, गद्दाफी को देखेंगे नॉर्थ कोरिया में, आप देखेंगे चीन में, आप देखेंगे, हालांकि चीन का तो चुनाव ही नहीं हो, छोड़ दीजिए। आप और देखिए पुतिन साहब को देखिए, तो बहुत सारे आपका एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जहां पर आप क्या देखेंगे कि जो रूलिंग पार्टी वो पावर देगी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे भी होता है कि कमजोर पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं, और ऐसा चुनाव जीतती हैं कि रिकॉर्ड तोड़ सीटें ले जाती हैं, पूरी पूरी सीटें ले जाती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी पार्टी का, तो आप जानते हैं इस बात को, उदाहरण आपके सामने बहुत सारे उदाहरण है। तो भारत में हम देखें तो चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। जैसे भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं। तो देखिए शासक दल चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे आपका क्षेत्रीय स्तर पर हो, चुनाव हारते रहे हैं। बल्कि पिछले 15 वर्षों में देखें तो भारत में जितने चुनाव हुए उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 शासक पार्टियां हारी ही हैं। यानी कि जो रूलिंग पार्टी है
3 अगर स्टेट में आपकी रूलिंग पार्टी है तो 2 पार्टी आती है, दूसरी जगह दूसरी पार्टी आती है। इसका मतलब क्या है? यानी कि वो प्रशासनिक मशीनरीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। देखिए अमेरिका में क्या होता है कि जो प्रतिनिधि शायद ही चुनाव हारते हैं। देखिए जैसे आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति भी 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए मोस्टली बन जाता है, आपको देखेंगे। ये तो अभी जो ट्रम्प साहब के साथ जो बाइडेन साहब का चुनाव हुआ तो ट्रम्प हारे। नहीं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे टेंडेंसी सी क्या है कि प्रेसिडेंट 2 साल का कार्यकाल पूरा करता है, चाहे वो बराक ओबामा की बात करें, चाहे आप उससे पहले जॉर्ज बुश की बात करें, आप जिसको भी देखेंगे परंपरा से वहाँ पे 2 बार चुनाव जीते हैं। ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया। रीज़न और वहाँ पे क्या है कि 2 बार ही आपको क्या हो सकता है, 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, इसलिए 2 बार के बाद फिर वो बन नहीं सकता, इसलिए वो चुनाव फिर वैसे ही हार जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने की है। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि आप देखिए, जो निवर्तमान यानी जो प्रेज़ेंट में आपके सांसद विधायक हैं, वो जब दोबारा चुनाव लड़ने जाते हैं, तो आधे में से हार जाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि यानी कि चुनाव में गड़बड़ी नहीं हो रही है। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हो, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम बात है। मतलब जो बाहुबली टाइप के लोग हैं, वो भी चुनाव हार जाते हैं। पैसे वाले लोग भी चुनाव हार जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे-ऐसे हैं। आप इस बार के उदाहरण बहुत सारे देख लो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि बड़े-बड़े दिग्गज नेता, जिनके मान लीजिए ये चुनाव हार ही नहीं सकते, वो चुनाव हार जाते हैं। मतलब सीएम तक रहे हुए चुनाव अपने क्षेत्र में चुनाव हार जाते हैं, जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से चुनाव हार जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का। तो ये दिखता है कि यानी कि इतने ताकतवर लोग कुछ एक अपवाद को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। मतलब हमारे यहाँ ये नहीं होता। चुनाव से पहले तो कहेंगे ईवीएम ये वो सब कुछ हो रहा है। चुनाव होने के बाद देखिएगा आप सब पार्टी के हम जनादेश जो है वो स्वीकार करते हैं, जो ये एक अच्छी टेंडेंसी हमारे यहाँ पर है। अब देखिए कोसने को तो भैया क्या है ना, कोसने को कितना भी हम कोस लें, सिस्टम को, है ना? कितना भी हम बुराइयाँ कर लें। लेकिन बात है कुछ सिस्टम में हमारी अच्छी बातें भी हैं, ये बातें अच्छी भी हैं। और आप किसी देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, हम क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं अपने देश के चुनावों को। अगर हम दूसरे देश के चुनावों को मॉनिटर करेंगे तो वहाँ की स्थिति आपको पता चलेगी, क्लियर होगा कि वहाँ की स्थिति और खतरनाक हो जाती है। चलिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? आइए, बेटा देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम जैसे देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि एक नेता दूसरे नेता को कह रहा है कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कह दिया कि हमने जो टिकट दिया है वो जीतने हुए उम्मीदवारों को दिया है और अपने रिलेटिव्स को दिया है। तो ये बात थोड़ा-सा इसमें एक व्यंग के रूप में दिखाया गया है। इन बातों को लेकर हम एक सरल निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है, उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू नहीं होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। हम मानते हैं 1-2 सीट हो गई, 2-4 सीट हो गई, लेकिन अगर पूरी हम बातें कहें कि जैसे मान लो किसी की पार्टी के पास में 545 में से 280 सीटें आ गई, 303 सीटें आ गई, तो हम ये कहते 240 सीटें आ गई, तो ये कहते सारी सीटें ऐसे आएँगी, ये गलत बात है। 2, 4, 5 सीटें निकल जाएँगी ऐसे, लेकिन आप ओवरऑल देखें तो ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है, डेमोक्रेटिक बनाती है। तो इससे प्रमाणित होता है कि हमारी जो प्रणाली है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक प्रणाली है। तो ये जो हमने पूरा डिस्कशंस किया, इस डिस्कशन से क्लियर हो जाता है कि हमारी जो चुनाव प्रणाली वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक प्रणाली है। तो जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करेंगे तो कुछ सवाल उठाएँगे और तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? अब ये बड़ी बात है। कि चलिए हमने ये तो जान लिया कि लोकतांत्रिक प्रणाली हो रही है। लेकिन क्या जब लोग वोट करते हैं, तो लोग क्या समझदारी का परिचय देके वोट करते हैं? आज भी हमारे यहाँ पर क्या जनता जो है, सही तरीके से समझे बगैर जिसको हम कहते हैं लहर चल रही है, हवा चल रही है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इनके आधार पर आज भी हमको क्या मिलेंगे? वोट करते लोग मिल जाएँगे, वोट करते हैं लोग। तो सचमुच क्या मतदाताओं के पास सचमुच क्या स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं, एक अच्छे विकल्प मौजूद होते हैं? ये एक प्रश्न है। क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या सभी को बराबरी का अवसर है? एक गरीब व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहे तो क्या लड़ सकता है, जहाँ पर इतना पैसा खर्च होता है चुनाव के अंदर? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है आज की डेट में? ये बात कही गई है। इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमा और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं, ये सही बात है। आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे, रिक्शा वाला चुनाव लड़ना चाहे, तो लड़ सकता है क्या?
असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। करोड़ों रुपया खर्च होता है, करोड़ों रुपया। अब अनुमान नहीं लगा सकता पैसा खर्च होता है। तो अब इतने पैसे में क्या एक आम आदमी कैसे लड़ पाएगा चुनाव, ये वाली बात होती है। तो ज़्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियाँ गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएँगे, ये कहना मुश्किल है। पर इस उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। ये बात फैक्ट है कि दूसरों से क्या ज़्यादा मजबूत स्थिति में वो लोग रहते हैं। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों के चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल हो जाते हैं, ये भी बात सही है। भाई अब इसी बार के हमारे सांसद देखें, तो कितने सारे अपने आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद हैं, 1/3 से ज़्यादा। वो क्या करते हैं कि खुद अगर चुनाव लड़ने को उतर गए, तो और कोई भी चुनाव लड़ेगा तो उसको हटवा देंगे कि नहीं चुनाव नहीं लड़ना है, अगर लड़े तो तुम देख लेना। पैसा होगा, पैसे के दम पे आपका क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। कितना खर्च हुआ है तेरा? 50 लाख, ठीक है, हमसे 1 करोड़ ले ले, चुनाव से बाहर हो जा। ओके साहब, ये चीज़ें हो जाती हैं। अलग-अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है, उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अब देखिए बहुत सी पार्टी ऐसी हैं कि वहाँ पे क्या होगा कि जितने भी सांसद टिकट दिया गया, सारे एक ही परिवार के हैं। बेटे मतलब खुद हो गए, अपनी वाइफ हो गए, फिर भाई हो गए, भतीजे हो गए, वही सब चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ पार्टियाँ तो ऐसी हैं कि अगर वो चुनाव जीतेगी तो निश्चित है वो उन्हीं के घर का पीएम बनेगा। ये भी निश्चित है क्योंकि मेरे परनाना पीएम थे, मेरी दादी पीएम थी, मेरे पापा पीएम थे, मेरी मम्मी अप्रत्यक्ष रूप से पीएम थी, तो मेरे पीएम पद पे दावेदारी है, ये भी हम हमारे यहाँ पे दिक्कत है। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ना कोई ढंग का विकल्प नहीं होता क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक जैसे ही हैं। भाई हमारे यहाँ दो प्रमुख पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तो काफी कुछ हमें क्या है, आपको समानता देखने को मिल जाएगी। बड़ी पार्टियों की तुलना में देखें तो छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। जो आपके छोटे दल हैं या आपके जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस उठाने पड़ते हैं। ये चुनौतियाँ भारत की नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं, उनके लिए चीज़ें गहरी चिंता का विषय है। जो डेमोक्रेसी में आस्था रखते हैं, ये लोकतंत्र है, तो सही मायने में क्या है, काहे का लोकतंत्र भई? जब परिवार की लोग आने हैं, पैसे वाले लोग आने हैं, भई लोकतंत्र का मतलब है कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कैसे लड़ पाएगा? ठीक है, आपने सैद्धांतिक तो कर दिया, व्यावहारिक स्तर पे नहीं लड़ पाएगा वो चुनाव। व्यवहार में नहीं है चुनाव लड़ने की बात, वो एक दिक्कत आपके सामने महसूस होती है। इसमें कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में ज़रूर बदलाव की आवश्यकता है। नागरिक हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, संगठन हों, उनकी ओर से अक्सर ये बात उठती रहती है। आप इन चुनौतियों पे चुनाव सुधार सुझा सकते हैं और आम नागरिक क्या कर सकता है, इसके बारे में आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। चलिए, मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा एक बात, आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो बहुत सारे सुधार हमारे यहाँ पर हुए हैं। बहुत सारी कमिटीज़ हैं, जैसे हम एक दिनेश गोस्वामी समिति की बात करते हैं, बहुत सारी कमिटीज़ बनी हैं हमारे यहाँ पर, जिन्होंने चुनाव सुधार के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं। और भी सुधार के लिए बातें हो रही हैं, जैसे एक राष्ट्र, एक चुनाव के बारे में बात है। अनिवार्य वोटिंग के लिए बात है कि अनिवार्य वोटिंग की जाए। बहुत सारे सुधारों की बात हम देखेंगे, पैसे का मिसयूज़ ना हो, उसके लिए बातें की जाती है कि राष्ट्र की ओर से फंडिंग हो। इलेक्टोरल बॉन्ड की हमने बातें देखी, ईवीएम मशीन एक सुधार के रूप में है, वीवीपैट एक सुधार के रूप में है। तो बहुत सारे ऑलरेडी किए जा रहे हैं, अलग-अलग एजेंसीज़ के द्वारा, एनजीओज़ के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ लगती हैं, उनके माध्यम से सुझाव होते हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूँ, क्या एक कॉमन मैन जिसके पास आर्थिक रूप से इतनी पूँजी ना हो, जिसके पास एक पारिवारिक पहचान ना हो, ठीक है? जैसा कि अभी इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था कि भई 1 लाख युवा ऐसे आएँ जिनका राजनीतिक रूप से पृष्ठभूमि कोई ना हो, वो आएँ। लेकिन जो वो 1 लाख लोग आएँगे, क्या वो राजनीति में बड़ी पकड़ बना पाएँगे? ये प्रश्न है। तो मैं आपसे पूछूँगा कि एक आम नागरिक कैसे इस लोकतंत्र में घुस सकता है, चुनाव की राजनीति में जा सकता है, चुनाव जीत भी सकता है। चुनाव तो लड़ लेगा लेकिन चुनाव जीत भी सकता है, वो एमपी, एमएलए दिख सकता है। क्या आपके पास कुछ सुझाव है? आर यू हैव एनी सजेशन? अगर हैं तो कमेंट करें। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था, हमने पूरा किया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा क्लास 9th का ही। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।